हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो लेक्चर में हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं इसका नाम है क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ वाटर हार्डनेस बाय ईडीटीए मेथड। इसको हम लोग शॉर्ट में मेजरमेंट ऑफ वाटर हार्डनेस बाय ईडीटीए मेथड भी बोलते हैं। बेसिकली इस टॉपिक में हम लोगों को वाटर के हार्डनेस को मेजरमेंट करना सीखना होता है, लेकिन यहाँ पे जो हार्डनेस हम लोग वाटर का मेजरमेंट करेंगे उसके लिए एक केमिकल यूज करते हैं जिसका नाम है ईडीटीए। ठीक है, इसीलिए इस टॉपिक का नाम है क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ वाटर हार्डनेस बाय ईडीटीए मेथड। यहाँ पे एक ईडीटीए केमिकल को यूज किया जाता है वाटर के हार्डनेस को डिटरमाइन करने के लिए। ठीक है, तो आज हम लोग ये जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं, एक्चुअली ये थोड़ा सा बड़ा टॉपिक रहने वाला है। बुक्स वगैरह में तो छोटा सा टॉपिक दिया हुआ है, लेकिन मैं 2 से 3 क्लास में इसको अच्छे से कवर अप कराऊँगा। जो लोग 10th करके आए होंगे उन लोगों को थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, लेकिन आप पेशेंसली इसको समझ के पढ़िएगा तो आपको हर एक टर्म समझ में आएगा। थोड़ा जल्दी अगर हम पढ़ा देते हैं तो आपके लिए उतना इफेक्टिव नहीं होगा, इसलिए 2 से 3 क्लास में इस टॉपिक को हम लोग कवर अप करेंगे। तो सबसे पहले अभी हम लोग बात करेंगे ईडीटीए क्या होता है। ठीक है, क्योंकि ईडीटीए समझना ज़रूरी है और ईडीटीए का स्ट्रक्चर क्या होता है वो समझना ज़रूरी है, ताकि हम लोग आगे जब टॉपिक पढ़ें हार्डनेस ऑफ वाटर डिटरमाइन करें तो वहाँ पे जो केमिकल रिएक्शन वगैरह होते हैं, जो कि ऑब्वियसली मैं पढ़ाने वाला भी हूँ, तो वो आपको ईजिली समझ में आए। तो उससे मतलब ये टॉपिक पढ़ने से यही फ़ायदा होने वाला है। तो इसको पहले ही हम लोग पढ़ लेंगे। ठीक है, इसके स्ट्रक्चर को हम पढ़ाएंगे कि भाई ईडीटीए क्या होता है और ईडीटीए का स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट पॉइंट हमने यहाँ पे लिखा है इथाइलिन डाईअमीन टेट्रा एसिटिक एसिड। ठीक है, इथाइलिन डाईअमीन टेट्रा एसिटिक एसिड, इसी को शॉर्ट में हम लोग ईडीटीए बोलते हैं। इज ए स्ट्रॉन्ग कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट। ठीक है, ये एक स्ट्रॉन्ग कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट है। कॉम्प्लेक्सिंग का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा लेंदी, जिसको हम लोग अपने देहाती भाषा में बोलते हैं ना, वो समझ लो कि एक लेंदी टाइप सा कोई कॉम्प्लेक्स है, एजेंट है। मतलब ये जो केमिकल है ये थोड़ा सा इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो थोड़ा क्रिटिकल होता है। ठीक है, तो चलिए उससे कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग इसके पूरे स्ट्रक्चर को समझेंगे। अब थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ ईडीटीए। हम लोग क्या पढ़ेंगे अभी, हम लोग अभी पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ ईडीटीए। हम लोग डिस्कस करने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ ईडीटीए। सबसे पहले आपको समझने की ज़रूरत है कि भैया ईडीटीए क्या होता है। ठीक है, हम थोड़ा सा तोड़ के आराम से पढ़ाएंगे, वैसे ही आप लोग भी पढ़िएगा। हम लोग थोड़ा सा रफ में कुछ नाम लिखेंगे, उसको आप लोग समझिएगा। सबसे पहले हम लोग इथाइलिन का बात करेंगे। इथाइलिन क्या होता है? ठीक है, इथाइलिन का फॉर्मूला होता है CH2, क्या होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2। बहुत सारे लोगों को आप लोग में से पता भी होगा कि इथाइलिन का फार्मूला CH2 डबल बॉन्ड CH2 होता है। तो ये हमारा इथाइलिन हो गया। ठीक है, उसके बाद है इथाइलिन के बाद देखोगे डाईअमीन। ठीक है, तो डाईअमीन जो होता है उसको हम लोग लिखते हैं यहाँ पे डाईअमाइन। ठीक है, अमाइन जो होता है NH2 को बोला जाता है। किसको बोला जाता है? NH2 को बोला जाता है, डाईअमाइन। ठीक है, यहाँ पे 2 लगा हुआ मतलब 2 हमारा NH2 होगा। कितना? 2 NH2 होगा, तो 2 NH2 हम लोग इसको लिख सकते हैं ऐसे। ठीक है, 2 NH2 होगा। डाईअमाइन मतलब यहाँ पे डाई का मतलब होता है 2, डाई का मतलब होता है 2, और अमाइन, तो अमाइन हमारा NH2 होता है, और कितना इसका संख्या होना चाहिए? तो 2, तो हम लोग लिख लेंगे 2 NH2। तो हमारे पास 2 अमाइन है। तो ये इथाइलिन हो गया, डाईअमाइन हो गया। उसके बाद टेट्रा एसिटिक एसिड। ठीक है, थोड़ा सा इसको भी अलग से हम लोग सीख लेते हैं। टेट्रा एसिटिक एसिड। ठीक है, ये हम लोग को पहले भी मिल चुका है। एसिटिक एसिड, जो टेट्रा का मतलब होता है 4, जैसे यहाँ पे डाई का मतलब होता था 2, वैसे ही टेट्रा का मतलब होता है 4। और एसिटिक एसिड जो होता है इसका फार्मूला होता है CH3COOH। ठीक है, इसको हम लोग एसिटिक एसिड बोलते हैं, लेकिन इसका भी कितना संख्या चाहिए? तो 4 संख्या चाहिए। ठीक है, जब 4 संख्या होगा एसिटिक एसिड का तो इसको हम लोग बोलते हैं टेट्रा एसिटिक एसिड। यानी कि ये 3 केमिकल का, ठीक है, या बोल सकते हो 3 अलग अलग कंपाउंड का कॉम्बिनेशन है। ये जो ईडीटीए है ये कौन कौन से 3 कंपाउंड का कॉम्बिनेशन है? तो इथाइलिन का कॉम्बिनेशन है, डाईअमीन का है, और टेट्रा एसिटिक एसिड का है। तो ये तो हम लोग इंडिविजुअली लिख दिए जिन कंपाउंड से ये बना हुआ है।
अब इसका एक स्ट्रक्चर क्या होता है, ये तो एक ही केमिकल कंपाउंड है ना, ये बना हुआ है 3 अलग अलग केमिकल कंपाउंड से, लेकिन ये EDTA है एक ही केमिकल। ठीक है, EDTA एक ही केमिकल है। केमिकल वगैरह का जो दुकान होता है, ठीक है, तो वहाँ पे EDTA मिलता भी है। ये लेबोरेटरी में यूज होने वाला केमिकल है। अब थोड़ा सा इसके स्ट्रक्चर को समझते हैं। देखिए, थोड़ा स्ट्रक्चर को आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले हम लोग इथाइलिन लिखेंगे। क्या लिखेंगे? इथाइलिन। हमारा इथाइलिन जो होता है, एक बात समझिएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 होता है। ठीक है, ये हमारा इथाइलिन है। और इथाइलिन के साथ डाइअमीन जुड़ा हुआ है, 2 NH2 जुड़ा हुआ है, तो एक NH2 यहाँ पे जोड़ देंगे और दूसरे साइड में एक NH2 जोड़ देंगे। अब देखो, NH2 को जब जोड़ेंगे तो यहाँ पे एक समस्या आएगा। देखो क्या समस्या आएगा, यहाँ पे CH2 जब इंडिविजुअली था तो ठीक था। हम हर एक चीज़ को इधर रफ में समझाएंगे और आपको अच्छे से समझना है। ठीक है, CH2 था, आप लोग पढ़े होंगे कि कार्बन जो है, हम खुद पढ़ाए हैं आप लोगों को कि फर्स्ट यूनिट में, कार्बन जो है मैक्सिमम 4 ही बॉन्ड बनाता है। ठीक है, तो जब CH2 डबल बॉन्ड CH2 था तो ठीक था, कार्बन के पास 4 बॉन्ड था। कैसे 4 बॉन्ड था? तो देखोगे, एक कार्बन से 2 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ था, इस तरीके से हम लोग 2 हाइड्रोजन को जोड़ देंगे। और डबल बॉन्ड, देखो कार्बन के बीच में ये डबल बॉन्ड था, तो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बना लिए, और फिर ये दूसरा जो कार्बन है इससे 2 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। अब हम लोग बॉन्ड काउंट करेंगे इस कार्बन के लिए, 1 2 3 4, टोटल कितना बॉन्ड है? 4 बॉन्ड। कार्बन कितना 4 बॉन्ड बना सकता है? तो 4 ही बॉन्ड बना सकता है। तो यहाँ पे ये कार्बन, ठीक है, इस कार्बन एटम का भी देखेंगे कि कितना इसने बॉन्ड बनाया, 1 2 और ये 2, यानी कि कितना हो गए टोटल 4, ये भी बॉन्ड बनाया, यानी कि दोनों कार्बन बॉन्ड के पास 4 बॉन्ड है। लेकिन एक बात समझो, जब इसमें एक नाइट्रोजन आके ऐसे जुड़ जाएगा NH2, ठीक है, मान लो ऐसे कोई NH2 आके जुड़ गया, तो अब इस कार्बन के पास कितना बॉन्ड हो जाएगा? काउंट कीजिए, यहाँ पे 2 बॉन्ड इधर हो गया, 3 4 5। ठीक है, ऐसा बॉन्ड नहीं हो सकता है। कार्बन मैक्सिमम कितना बना सकता है? 4 ही बॉन्ड बना सकता है। वैसे ही इधर भी NH2 आके जुड़ जाए तो भैया इसके साथ भी सेम समस्या हो जाएगा। कार्बन के पास कितने बॉन्ड हो जाएंगे? 5 बॉन्ड हो जाएंगे। तो अगर इसको बैलेंस करना होगा तो एक यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, कार्बन के बीच में जो डबल बॉन्ड होगा उसमें से एक बॉन्ड को कम करना होगा। अब बात को समझिए, देखिए हमने समझाया वहाँ पे, उसी चीज़ को यहाँ पे लागू करेंगे। CH2 जब इंडिविजुअली था तो डबल बॉन्ड एग्जिस्ट करेगा इनके बीच में, लेकिन इनके साथ NH2 आके कनेक्ट होगा तो ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे जो NH2 है इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे। देखिए कैसे लिखेंगे, ऐसे, मतलब हम लोग नाइट्रोजन को साथ 2 हाइड्रोजन को जोड़ दिए। बात समझ में आ रहा है? वैसे ही यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, ऐसे लिख लेंगे, NH2 ही है ये। ठीक है, नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है, 3 बॉन्ड इसके साथ है, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, कार्बन का 4 बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहा है। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमारा काम खत्म हो गया, इथाइलिन डाइअमीन खत्म हो गया। अब हम लोगों को टेट्रा एसिटिक एसिड इनके साथ जोड़ना है। क्या है? टेट्रा एसिटिक एसिड। टेट्रा का मतलब अभी हम लोग बात किए कि 4 हम लोगों को एसिटिक एसिड इनके साथ लेके आना है। तो देखो यहाँ पे समझोगे, CH, ये एसिटिक एसिड जो है इसके साथ ऐसे जुड़ा हुआ होता है, CH3COOH। यहाँ पे भी 4, मतलब 4 जोड़ना है ना, तो एक यहाँ पे एसिटिक एसिड कनेक्टेड होगा, CH3COOH, एक इधर भी कनेक्टेड होगा। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे थोड़ा सा लिखते हैं, CH3COOH। ये वही है, डरिएगा नहीं आप लोग, ये CH3COOH है। ठीक है, इसको ऐसे हम लोग लिख लेते हैं। यहाँ पे भी हम लोग लिखेंगे CH3COOH। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, जब इनका कनेक्शन होना होता है, ये नाइट्रोजन के साथ CH3COOH जुड़ेगा तो इसका एक हाइड्रोजन ख़त्म हो जाता है, और जब इसके साथ ये कॉम्बिनेशन करेगा, ठीक है, तो यहाँ पे भी देखोगे, यहाँ पे भी कार्बन जो है 5 बॉन्ड बना लेता है। कहोगे कि सर यहाँ पे कार्बन कैसे 5 बॉन्ड बना लिया? तो देखो नाइट्रोजन यहाँ पे था ना, और यहाँ पे CH3 था, बाकी अभी छोड़ देते हैं, CH3COOH था। ठीक है, तो हम बोल रहे हैं कि यहाँ पे कार्बन जो है 5 बॉन्ड बना लिया। कैसे बना लिया? तो यह कार्बन जो है 3 हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, तो 3 हाइड्रोजन से ऐसे जोड़ देंगे,
और एक यहाँ पे नाइट्रोजन से जुड़ गया और इस कार्बन कार्बन के बीच में भी बॉन्ड होता है। तो कितना बॉन्ड एग्जिस्ट करेगा, 1 2 3 4 5। कार्बन के पास 5 बॉन्ड एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, तो यहाँ से एक कार्बन हाइड्रोजन को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। अगर एक हाइड्रोजन यहाँ से कम हो गया तो कितना बॉन्ड आ गया, 4 बॉन्ड आ गया, तो इसमें CH2 होता है। फिर वैसे ही यहाँ पे भी ये हाइड्रोजन रिमूव होता है, जब इसको लाते हैं तो हाइड्रोजन बाहर चला जाता है और यहाँ से एक हाइड्रोजन बाहर चला जाता है, मतलब 2 नाइट्रोजन का हाइड्रोजन बाहर चला गया और एक CH2 एसिटिक एसिड का एक हाइड्रोजन बाहर चला गया। सेम प्रोसेस यहाँ पे होगा, ये यहाँ से क्या होगा, हटेगा और ये CH3 जो भाई साहब थे ये CH2 बन जाएगा, यहाँ पे भी ये CH2 बन जाएगा। ठीक है, ये हाइड्रोजन हट जाएगा। आया बात समझ में, यही हमारा स्ट्रक्चर होता है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ EDTA। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, EDTA का स्ट्रक्चर बोलते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये जो EDTA है, ठीक है, ये जो EDTA है ये इनसल्यूबल होता है इन वाटर। इनसल्यूबल मतलब क्या, जो अच्छे तरीके से घुलता नहीं है। तो EDTA इज इनसल्यूबल इन वाटर, मतलब पानी में ये आसानी से नहीं घुलता है। तो जब टाइट्रेशन प्रोसेस करते हैं, अब कहोगे कि सर टाइट्रेशन वर्ड क्या है, टाइट्रेशन प्रोसेस क्या है, अगले वीडियो में पढ़ाएंगे। ठीक है, टाइट्रेशन प्रोसेस समझ लो, अभी फ़िलहाल समझ लो कि हार्डनेस मेजरमेंट करने के लिए लेबोरेटरी में एक प्रोसेस किया जाता है, उसको टाइट्रेशन बोला जाता है। अभी इतना से काम चलाओ, ये सही नहीं बता रहे हैं, बस ऐसा ही हल्का फुल्का बता रहे हैं। ठीक है, आगे हम बताने वाले हैं कि टाइट्रेशन प्रोसेस कैसे होता है, पूरा एक अच्छे तरीके से मेथड पढ़ेंगे। फिलहाल अभी ये समझो कि जो EDTA है, जो EDTA है ना, वो इनसल्यूबल इन वाटर होता है। जब हम लोग हार्डनेस वगैरह मेजर करते हैं तो एक टाइट्रेशन प्रोसेस हम लोग यूज करते हैं, या एक टाइट्रेशन प्रोसेस होता है वहाँ पे हार्डनेस ऑफ वाटर मेजर करने के लिए, और वहाँ पे EDTA यूज होगा, क्योंकि यहाँ तो EDTA को ही यूज करके हम लोग क्या करते हैं, मेजरमेंट करेंगे। तो पानी में ये क्या होना चाहिए, अच्छे तरीके से घुलना चाहिए, जबकि ये घुलनशील नहीं होता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली EDTA को नहीं यूज करते हैं, EDTA का जो साल्ट होता है उसको यूज करते हैं। EDTA साल्ट यूज करते हैं, जिसको हम लोग सोडियम EDTA बोलते हैं, या डाई सोडियम EDTA बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डाई सोडियम EDTA बोलते हैं। ठीक है, तो एक काम कीजिए, यहाँ पे हम लिख देते हैं। लिखने से पहले एक काम करते हैं, आप लोग एक काम कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, फटाफट ये वाला पार्ट लिख लीजिए। इसको अभी हम मिटाने वाले हैं, क्योंकि इसके बाद जो हम पढ़ाने वाले हैं स्पेस चाहिए होगा। ठीक है, तो इसको कहीं साइड में लिख लीजिए। हमारा टॉपिक, मेन टॉपिक ये चलेगा। ठीक है, मेन टॉपिक का शेड्यूल जो है ये चलेगा। एक नोट्स भी तो बनाना होता है साथ ही साथ, तो नोट्स में हम लोग ये करेंगे। तो एक काम कीजिए, फटाफट लिख लीजिए इसको। तो आई थिंक कि आप लोग लिख लिए होंगे। ठीक है, जो अभी कुछ पॉइंट्स हमने डिस्कस किया आप लोगों के साथ, उसको हमने यहाँ पे लिखा है। थोड़ा सा इसको पढ़ के आप लोगों को बताते हैं। EDTA इज नॉट मच सल्यूबल इन वाटर। ठीक है, इसको समझिए आप लोग। EDTA इज नॉट मच सल्यूबल इन वाटर, मतलब EDTA जो है वो पानी में मच मतलब बहुत ज़्यादा, सल्यूबल मतलब घुलनशील। ठीक है, तो EDTA जो है पानी में ज़्यादा घुलनशील नहीं होता है। सो इट डू नॉट डायरेक्टली यूज इन टाइट्रेशन प्रोसेस। इसके कारण EDTA को डायरेक्टली हम लोग टाइट्रेशन प्रोसेस में यूज नहीं करते हैं। हम लोग EDTA को यूज करेंगे, बट डायरेक्ट EDTA नहीं, प्योर EDTA नहीं यूज करते हैं। हम लोग उसका साल्ट फॉर्म को यूज करते हैं। किसको यूज करते हैं, साल्ट फॉर्म को। यहाँ पे हमने लिखा है इंस्टीड ऑफ EDTA, इंस्टीड ऑफ EDTA मतलब EDTA के जगह पे। इंस्टीड का मतलब क्या होता है, के जगह पे। ठीक है, इट्स सोडियम साल्ट दैट इज डाइसोडियम EDTA इज यूज्ड इन टाइट्रेशन प्रोसेस। बोला जा रहा है कि EDTA के जगह पे हम लोग सोडियम साल्ट को यूज करेंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं डाइसोडियम EDTA। ठीक है, इज यूज इन टाइट्रेशन प्रोसेस। तो आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। डाइसोडियम EDTA को Na2 EDTA भी बोलते हैं। क्या बोलेंगे, Na2 EDTA बोलते हैं। अब आप लोगों को थोड़ा सा Na2 EDTA का स्ट्रक्चर समझाते हैं। ठीक है, इसको समझना जरूरी है, क्योंकि आगे हम लोग केमिकल प्रोसेस से समझेंगे टाइट्रेशन प्रोसेस को, या EDTA मेथड में जब EDTA मेथड को यूज करके जब वाटर का हार्डनेस मेजर करते हैं तो वहाँ पे एक केमिकल रिएक्शन भी होता है। उन केमिकल रिएक्शन में इनका स्ट्रक्चर का या केमिकल फार्मूला का ज़रूरत होता है। तो अब हम लोग यहाँ पे हेडिंग लगाएंगे स्ट्रक्चर ऑफ Na2 EDTA। ठीक है,
मतलब डाई सोडियम EDTA, डाई सोडियम EDTA। तो EDTA का तो स्ट्रक्चर ऑलरेडी हम लोग कर रखे हैं, उसी के हेल्प से हम लोग यहाँ पे डाई सोडियम EDTA का भी स्ट्रक्चर करेंगे। देखो हम लोगों ने क्या स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, इसी को हम अभी कॉपीराइट कर रहे हैं, कुछ नया नहीं कर रहे हैं। NCH2CH2N। अभी जस्ट ये चीज़ आप लोगों को बताएं कि कैसे ये बना है। और इधर था CH2COOH और इधर भी CH2COOH। फिर इधर भी हम लोग पढ़े थे CH2COOH और यहाँ पे भी भाई हमारा है CH2COOH। आ रहा है समझ में? अभी हमने इसी को कॉपी किया। अब इसी EDTA से डाई सोडियम बनाना है, 2 सोडियम को ऐड करना है। जब 2 सोडियम को ऐड किया जाता है तो यहाँ से एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाता है, ठीक है। क्या हो जाता है, यहाँ से एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाता है और एक सोडियम एटम आ जाता है। वैसे ही यहाँ से भी एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाता है और एक सोडियम यहाँ पे कनेक्ट हो जाता है। तो टोटल कितने सोडियम हो गए, 2 सोडियम इस EDTA के साथ आ गया, इसीलिए इसको हम लोग डाई सोडियम EDTA बोलते हैं। 2 सोडियम एटम आके जुड़ गया था ये EDTA, अभी भी EDTA ही है बट इसको डाई सोडियम EDTA बोलेंगे। हाइड्रोजन निकलने से कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होता, बस उसका नेचर चेंज होता है, ठीक है। एसिटिक, बेसिक, ये सब नेचर पढ़े होगे ना, तो जितना ज़्यादा हाइड्रोजन रिमूव होते जाएगा वो इतना ही एसिटिक नेचर का होते जाएगा। चलिए आते हैं टॉपिक पे, ठीक है। तो ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया किसका, Na2EDTA का। ये जो होता है ना, ये ज़्यादा हमारा सोल्यूबल है, ये पानी में इजीली क्या हो जाएगा, घुल जाएगा। तो टाइट्रेशन प्रोसेस में इसी को यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। टाइट्रेशन प्रोसेस में Na2EDTA को यूज करते हैं। और ये जो EDTA फॉर्म हुआ इसको हम लोग ट्रांसफ़र डाई सोडियम EDTA बोलते हैं। ट्रांसफ़र डाई सोडियम इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे जो सोडियम आके कनेक्ट हुआ वो दोनों साइड में आके कनेक्ट हुआ, ठीक है। लेफ्ट राइट दोनों साइड कनेक्ट हुआ, तो ऐसा कुछ कनेक्शन होता है या ऐसा कुछ बॉन्ड बनता है तो उसको हम लोग ट्रांसफ़र, उसके लिए हम लोग ट्रांसफ़र वर्ड यूज करते हैं। तो यहाँ पे इसका नाम हो जाएगा एक्चुअली ट्रांसफ़र डाई सोडियम EDTA। अब देखो उसको हम लिखा देंगे बाद में, ठीक है। और जो ट्रांसफ़र डाई सोडियम EDTA होगा वो ज़्यादा सोल्यूबल होगा और स्टेबल होगा। ये अनस्टेबल कंडीशन में था, ये स्टेबल होगा। घुलनशील तो होगा ही, पानी में इजीली घुल भी जाएगा और साथ ही साथ स्टेबल भी होता है। तो इन सारी पॉइंट्स को बाद में लिखते हैं। अब थोड़ा सा इसका शॉर्ट फॉर्म हम लोग समझते हैं, क्योंकि आगे केमिकल रिएक्शन जब समझेंगे हम लोग EDTA मेथड में, तो वहाँ पे हम लोग ये पूरा इतना बड़ा स्ट्रक्चर को यूज नहीं करते हैं, ठीक है। इसका एक शॉर्ट फॉर्म होता है, उसी शॉर्ट फॉर्म से पूरे केमिकल रिएक्शन को समझते हैं। नहीं तो इतना बड़ा बड़ा केमिकल रिएक्शन लिख के समझना पॉसिबल नहीं है। तो अब हम लोग बात करेंगे शॉर्ट फॉर्म ऑफ Na2EDTA। Na2EDTA, शॉर्ट फॉर्म ऑफ Na2EDTA क्या होगा, ठीक है। अब थोड़ा सा इसको हम आप लोगों को समझाते हैं, ठीक है, समझने का कोशिश करना। ये अंदर का जो स्ट्रक्चर है, मतलब हाइड्रोजन हाइड्रोजन NaNaH, अगर इनको हटा दिया जाए तो बाकी का पूरा स्ट्रक्चर क्या है, कॉमन स्ट्रक्चर है। बाकी का पूरा स्ट्रक्चर क्या है, कॉमन है। यही थोड़ा सा डिफरेंट हो गए हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा बात को समझिएगा, ठीक है। ये पूरा जो टर्म है, देखो ग्रीन कलर से हम इसको ऐसे घेर देते हैं, ठीक है। और इस पूरे टर्म के लिए, इस पूरे टर्म को हम लोग Y नाम से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। यानी कि Y इक्वल टू इतना हो जाएगा। तो अगर इनको छोड़ दिया जाए तो हमारे पास बचा क्या, तो बचा हमारे पास सोडियम Na2, 2 सोडियम है, 2 हाइड्रोजन है, इस राउंड सर्किल के बाहर 2 हाइड्रोजन भी है, तो H2, और यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे Y, ठीक है। यही हमारा शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म ऑफ डाई सोडियम EDTA बोलते हैं। यहाँ पे हम लिख भी देते हैं शॉर्ट फॉर्म ऑफ डाई सोडियम Na2EDTA लिख देते हैं, ठीक है। इसी को हम लोग शॉर्ट फॉर्म ऑफ Na2EDTA बोलते हैं। और एक चीज़ और है, ठीक है, इसका एक और फॉर्म होगा। यहाँ पे सोडियम अगर बाहर चला जाए
क्या हो जाए, सोडियम बाहर चला जाए। जब सोडियम बाहर चला जाएगा तो एक सोडियम जब किसी कंपाउंड से बाहर जाता है तो एक प्लस चार्ज लेके जाता है, ठीक है। 2 सोडियम बाहर जाएगा तो 2 प्लस चार्ज लेके जाएगा और जो बचेगा उस पर माइनस चार्ज आएगा, चूँकि वो तो प्लस चार्ज लेके चला गया तो बचेगा माइनस चार्ज। तो यहाँ पे 2 सोडियम को अगर हम लोग बाहर निकाल देते हैं प्लस Na2, ठीक है। अगर 2 सोडियम हमारा क्या हो गया बाहर, 2Na होगा, सॉरी 2Na बाहर चला गया तो यहाँ पे चूँकि ये इस पर 2 प्लस चार्ज लेके जाएगा तो यहाँ पे 2 माइनस चार्ज हो जाएगा। कितना चार्ज हो जाएगा, 2 माइनस चार्ज हो जाएगा, ठीक है। और ये हमारा जो बनेगा इसको भी, इसी को हम लोग मेनली यूज करते हैं केमिकल रिएक्शन में, ठीक है। इसी को हम लोग यूज करते हैं किस में, केमिकल रिएक्शन में। यानी कि ये और ये दोनों हमारा शॉर्ट फॉर्म हो गया Na2EDTA का। इस बात को आपको समझना पड़ेगा। आगे हम लोग Na2 को बाद में जैसे केमिकल रिएक्शन के दौरान बाहर निकलेगा तो हम लोग क्या किए, पहले ही बाहर कर लिए, ठीक है। चीज़ों को आसान करने के लिए, ये बाद में ऐसे भी जाएगा रिएक्शन में तो बाहर होगा ही, जो कि आगे हम लोग को पढ़ना है। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले ही बाहर कर लेंगे तो हमारा ये एक मिल जाएगा शॉर्ट फॉर्म, ठीक है। तो एक काम कीजिए, यहाँ तक वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए आप लोग। तो आइए थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। जो बात अभी हम बताए उसको हमने पॉइंट्स में लिख दिया। अच्छा, ये वाला जो टर्म है इसको स्मॉलेस्ट फॉर्म ऑफ EDTA बोलते हैं। ये EDTA ही है, ठीक है, डाइसोडियम EDTA है। और डाइसोडियम EDTA का ये वाला जो पार्ट है यही हमारा स्मॉलेस्ट पार्ट होगा। और जब हम आगे केमिकल रिएक्शन से आप लोगों को समझाएंगे वाटर हार्डनेस में, जब हम लोग टाइट्रेशन प्रोसेस एक्चुअली पढ़ते हैं तो वहाँ पे एक केमिकल रिएक्शन होता है, तो वहाँ पे यही वाला पार्ट को यूज करेंगे, जो कि अगले वीडियो लेक्चर में हम पढ़ाने वाले हैं। तो इस बात को याद रखिएगा। कैसे कैसे हुआ, समझ में आया, नहीं समझ में आया होगा तो वीडियो को रिप्ले कर लीजिएगा। तो ये शॉर्टेस्ट फॉर्म को ही हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो देखो हमने यहाँ पे रेड पेन से लिख दिया ताकि आप लोगों को चीज़ें जो है याद रहे। स्मॉलेस्ट फॉर्म ऑफ EDTA, स्मॉलेस्ट फॉर्म ऑफ EDTA हम लोगों को क्या मिल गया, H2Y2-, ठीक है। अब इसको डाइसोडियम भी नहीं बोल रहे हैं, डायरेक्ट EDTA बोल रहे हैं। कैसे कैसे हुआ, कहाँ से सफ़र शुरू हुआ, आप लोग समझ रहे हो। तो H2Y2-, H2Y2- क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे 2 सोडियम बाहर निकल गया, ठीक है। आप लोग पढ़े हैं ना, जैसे NaCl होता है, थोड़ा सा फिर से समझा देते हैं, ठीक है। NaCl एक कोई कंपाउंड होता है, तो जब Na और Cl एक दोनों अभी कंबाइंड होके हैं तो कंपाउंड फॉर्म है। जब ये ब्रेक होते हैं, इनके बीच का बॉन्डेशन ब्रेक होता है, ये जब अलग अलग चले जाते हैं, जैसे इसको पानी में घोल दो तो Na अलग हो जाता है और Cl अलग हो जाता है, तो Na पे प्लस चार्ज आता है, Cl पे माइनस चार्ज हो जाता है, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे भी हुआ, ये 2Na बाहर चला गया तो 2Na बाहर चला गया तो 2 प्लस चार्ज लेके गया, तो इस पर कितना होगा, 2 माइनस चार्ज होगा। देखो यहाँ पे 1 प्लस चार्ज है तो 1 माइनस चार्ज है। तो ऐसा बहुत सारा चीज़ ऑलरेडी आप लोग पढ़े हुए हो, इसलिए ये सब चीज़ आपको समझ में आना चाहिए। और जो 2 पॉइंट है वो उसको भी पढ़ लेते हैं। 2Na एडेड इन अपोजिट साइड, 2Na मतलब 2 सोडियम एडेड इन अपोजिट साइड। इसमें क्या हुआ, दोनों सोडियम अपोजिट साइड में एडेड हुआ। सो इट इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्म डाइसोडियम EDTA। इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रांसफॉर्म डाइसोडियम EDTA बोलेंगे। लास्ट पॉइंट, ट्रांसफॉर्म डाइसोडियम EDTA इज मोर स्टेबल। इस बात को याद रखिएगा, ठीक है, इसीलिए इसको यूज किया गया। साल्ट ऑफ EDTA, बहुत सारे बुक्स में लिखा हुआ साल्ट ऑफ EDTA यूज करते हैं, तो ऑब्वियसली डाइसोडियम EDTA जो है साल्ट ऑफ EDTA ही है, जो कि पानी में इजली क्या है, सोल्यूबल है। तो इस तरीके से अभी हम लोगों ने सिर्फ EDTA के स्ट्रक्चर को समझा है, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आगे का चीज़ पढ़ेंगे। तो एक एक क्लास, छोटा छोटा ही क्लास रखते हैं, उसमें आराम से समझ के चीज़ों को पढ़ते हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू।